हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था कि एटम क्या होता है और एटम जुड़ करके किस तरीके से दो तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम, मैटर और मैटर किस तरीके से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में कवर की। अब आज के इस टॉपिक में हम लोग चैप्टर को शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। वो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी था, एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, लेकिन ये सारी बातें हमें किसने बताई, किसने हमें समझाया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलते हैं, फिर वो ऐसे केमिकली कंबाइन होते हैं, जब केमिकली कंबाइन होने के बाद सिमिलर एटम्स जब मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं, और अलग अलग प्रॉपर्टी वाले अगर एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ये सारी बातें हमें मालूम है। आज मॉडर्न वर्ल्ड में हम केमिस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं। केमिकल रिएक्शंस 10th क्लास के स्टूडेंट्स, 11th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, कैसे रिएक्शन हो रही है, किस तरह के आपकी लैब के अंदर आपके टीचर्स आपको एक्सपेरिमेंट कराते हैं, कैसे कलर चेंज हो जाता है केमिकल से, एसिड्स क्या होती हैं, बेस क्या होते हैं। बहुत नॉलेज है हम लोगों को केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन ये सारा नॉलेज हमें साइंस ने दिया, ये साइंस सब्जेक्ट ने दिया। और ये साइंस सब्जेक्ट जो है ना, ये लिखा गया है बहुत सारे फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स की एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज के बेस पर। तो इस चैप्टर में हमारे दिया हुआ है कि एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें जानकारी कहां से होनी शुरू हुई। तो देखिए, हम चलते हैं पहले एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स के बारे में बात करते हैं। एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर्स जिन्होंने सबसे पहले इस एटम के बारे में बताया। तो देखिए, हमारे दो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हुए हैं एंशिएंट टाइम में, लगभग 500 बीसी में। 500 बीसी का मतलब 500 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इट मींस आप अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2022, यानी लगभग 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर, उनका नाम था महर्षि हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट एंशिएंट फिलोसोफर थे जिनका नाम था महर्षि कानड। इन्होंने बताया कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उन्हें हम पदार्थ बोलते हैं। जो चीजें हमारे आसपास चारों तरफ इस यूनिवर्स में, हमारी धरती पे जितनी भी चीजें हैं, उन्होंने उसको बोला पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में आजकल क्या बोलते हैं, मैटर। तो चूंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो महर्षि कानड ने बोला कि हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं, अगर हम उनको तोड़ना शुरू करें तो वो टूटते टूटते छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर वो पार्टिकल फिर टूटना बंद हो जाएगा। तो आज से 2500 साल पहले महर्षि कानंद ने ये आइडिया दे दिया था कि जो पदार्थ होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया परमाणु। हिंदी में एटम को बोला जाता है परमाणु। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ गया होगा। तो पदार्थ को जब हम तोड़ते चले जाएंगे तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो एटम टूटना बंद हो जाएगा, जब वो पार्टिकल टूटना बंद हो जाएगा। इसी पार्टिकल को महर्षि कानड ने नाम दिया परमाणु, जिसे हम आज एटम बोलते हैं। अब एक और ऐसे ही फिलोसोफर हमारी कंट्री में हुए साउथ इंडिया में, जिनका नाम था पकुधा कतायन। तो ये कतायन जो थे, पकुड़ा कतायन, उन्होंने फिर इसी फिलोसफी में एक चीज ऐड की। उन्होंने क्या ऐड की कि ये जो स्मॉल परमाणु हैं, ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं,
ये परमाणुओं से मिलकर के, ये परमाणुओं से मिलते चले जाते हैं और मिल करके यही आगे जाके ज्वाइन करते 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 पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी इसी थ्योरी को उन्होंने आगे ऐड किया और उन्होंने बोला कि परमाणुओं के मिलने से ही पदार्थ बनते हैं। यानी मैटर, जो हमारे आसपास जो मैटर है, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड एटम्स। तो हमारे इंडिया के दो ऐसे एंशिएंट फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने आज से 2500 साल पहले ही परमाणु के बारे में हमें बता दिया था। अब इसी समय, इसी टाइम पीरियड में एक दूसरी कंट्री है ग्रीस। देखो दुनिया में ना सबसे एडवांस जो सिविलाइजेशन, सबसे पहली और सबसे एडवांस जो सिविलाइजेशन हुई है वो ग्रीस जो है, ग्रीस, इंडिया, ग्रीस और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। ये अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, ये जर्मनी फर्मनी, ये तो बहुत बाद में आया बेटा, इनको इतना नॉलेज नहीं था। सबसे प्राचीन जो सिविलाइजेशन है ना, भारत की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन। तो एंशिएंट फिलोसोफर उस जमाने में इतना नॉलेजेबल थे, इतने बड़े बड़े उन्होंने ग्रंथ लिखे, ऐसे बड़े बड़े उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे और बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे वो लोग। लेकिन उन लोगों ने ये चीजें एक्सपेरिमेंट के बेस पर, एविडेंस के तौर पर एविडेंस नहीं दे पाए, इसलिए इनको हमसे फिलोसफी बोलेंगे, हम इनको थ्योरी या पोस्टुलेट नहीं बोल सकते। चलिए कुछ ग्रीक फिलोसफर्स की बात करते हैं जिन्होंने इसी टाइम खंड में, इसी समय काल में, इसी समय खंड में, यानी सेम टाइम, कंटेम्पररी टाइम में, इसी एरा में, इसी युग में, एरा मतलब युग, कौन से युग में, तो वही 500 बीसी वाला जो समय था, आज से 2-2,500 साल पहले। तो आज से 2-2,500 साल पहले ग्रीस एक देश है, ग्रीक देश है ना, ग्रीस, इसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र देश, मिस्र, ठीक है। तो मिस्र देश के एक फिलोसोफर थे, उनका नाम, दो फिलोसोफर थे, एक का नाम था डेमोक्रिटस और इन्हीं के कंटेम्पररी एक दूसरे फिलोसोफर थे जिनका नाम था ल्यूकिपस। तो देखिए ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे। इन ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी क्या बताया कि जो मैटर होता है, मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ऐसे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि अगर हम उनको तोड़ना शुरू करें मैटर को, तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त होगा जिसका, जो कि इंडिविजुअल होगा, जो कि इंडिविजिबल होगा, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इन्हीं ग्रीक फिलोसोफर्स ने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिविजुअल है उसको नाम दिया था एटम। तो आज जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना एटम, इंडियन फिलोसोफर्स ने इसको क्या बोला था, परमाणु। लेकिन ये जो वर्ड हम यूज करते हैं एटम, दिस वर्ड वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर्स। और इसका मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है, एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिस पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो इस तरीके से दोस्तों एंशिएंट टाइम में, ये हम बात कब कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम की, एंशिएंट पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में भी हमारे फिलोसोफर्स ने एटम्स और मैटर के बारे में इतनी बातें तो बता दी थी। लेकिन इसके बारे में जो ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त हुई, केमिकल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के सिंबल जो है, कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन होती है, धीरे 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 समय बदलता गया। और आप जानते हैं कि इंसान जो है ना, बाकी सभी जानवरों में सबसे स्मार्ट है, सबसे इंटेलिजेंट है, सिक्स सेंस है, हम बहुत जिज्ञासु हैं, ह्यूमन बींग्स बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो अपने आसपास हो रही चीजों को स्टडी करने की उनके अंदर इच्छा होती है। हमने यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल की, मून क्या है, सन क्या है, सैटेलाइट कैसे जो है रिवॉल्व करते हैं, अर्थ कैसे अपनी एक्सिस पे रोटेट, मतलब हर चीज का नॉलेज। हमारी बॉडी को स्टडी करते हैं, हमारी बॉडी की जो, ह्यूमन बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट है सेल कैसे फंक्शन करती है, सेल से टिश्यू कैसे बनते हैं। यानी इंसान बड़ा जिज्ञासु होता है, उसको ना, उसकी आदत खराब है, वो हर चीज को जानने की कोशिश करता है कि क्यों, ऐसा कैसे। और खास करके पढ़े लिखे लोग, तो जो एजुकेटेड लोग होते हैं, स्कॉलर होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, वो बड़े जिज्ञासु लोग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग कालखंड में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हुए, स्कॉलर्स हुए, जिन्होंने एटम्स के बारे में और केमिकल्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया और अपनी थ्योरीज दी। और उन्हीं थ्योरीज के बेस पर आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बच्चे
लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्हीं चीजों को बेस बना करके हम लोग स्टडी करते हैं और फिर आगे जाकर के डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं। हमसे पहले आज हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में कितनी सारी चीजें हैं। आप मोबाइल फोन वायरलेस, इसमें कोई वायर नहीं है, अमेरिका फोन मिलाइए, अमेरिका फोन मिल जाएगा। कैसे पहुंच जाता है? 1 सेकंड के अंदर डायल पहुंच जाती है। और वीडियो कॉल कीजिए, आपका चेहरा वहां नजर आएगा। अपने घर में बैठ करके मैच देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है, घर में देख रहे हैं। ये सारी चीजें जो साइंटिफिक चीजें आपके आसपास हैं बेटा, ये हमने नहीं बनाई हैं, ये हमें किसी ने बना के दी हैं। तो इस दुनिया में हमेशा से बदलाव होता रहा है। अर्थ जैसे जैसे इवोल्व हो रही है, सारी प्रजातियां इवोल्व हो रही हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी कैसे, हम लोग सब एप से जो है, चिंपैंजी से, लंगूरों से बदल करके इंसान बने। फिर इंसान पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर 2 पैरों पे चलने लगा, शिकार करना सीख लिया, अब साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। तो ये सारा जमाना बदलता है, और इस सारे जमाने कौन बदलता है? फिलोसोफर्स बदलते हैं, पढ़े लिखे लोग बदलते हैं। वो नई नई चीजों को खोजते हैं, इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, जिसका नॉलेज हमें फिर बाद में बुक्स के थ्रू मिलता है। तो ठीक है, अब ये तो थे एंशिएंट फिलोसोफर्स। अब क्या हुआ बेटा, 18th सेंचुरी आते आते, 18th सेंचुरी के लास्ट तक साइंटिस्टों ने बहुत स्टडीज करने के बाद में पता लगा लिया कि हमारे जितने भी मैटर हैं, धरती पर जो मैटर है, वो या तो एलिमेंट है, या वो कंपाउंड है, या वो मिक्सचर्स हैं। देखिए, ये भी आप अपना इज द सब्सटेंस प्योर, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। आर द मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर था ना, उसमें आपने पढ़ा होगा ना कि भाई मिक्सचर्स में, कंपाउंड में क्या फर्क होता है। तो हमने 18th सेंचुरी के लास्ट तक हमारे फिलोसोफर्स ने ये जान लिया था कि एलिमेंट अलग पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, कंपाउंड अलग तरह के मैटर होते हैं, और मिक्सचर्स अलग तरह की, इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। 18th सेंचुरी तक ये तो जानकारी लोगों को हो गई। अब इसी जमाने में और ज्यादा डीप स्टडी की गई, और ज्यादा डीप स्टडी की गई, एटम के लेवल पर जाकर के स्टडी की गई। तो जब एटम के लेवल पर जाकर के स्टडी हुई, तो उनमें एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था लेवोजियर। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, एंटोनी एल लेवोजियर। तो ये एक फिलोसोफर हुए, ये एक साइंटिस्ट हुए। एक्चुअली फिलोसोफर नहीं, अभी इनको बोलेंगे साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। अब एविडेंस दिया इस चीज का, एविडेंस के साथ इन्होंने प्रूव किया कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, और एटम्स के कॉम्बिनेशन की थ्योरी दी इन्होंने, एटम्स के कॉम्बिनेशन की थ्योरी दी इन्होंने, लॉ दिया, नियम बताया, नियम समझाया कि एटम्स कैसे मिलते हैं। ये तो हमें पता चल गया ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, ये तो पता चल गया। अब एंटोनी एल लेवोइजियर, ये जो फिलोसोफर थे, या सॉरी ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 18th सेंचुरी में के लास्ट में, एंड में ये बताया कि जो एटम्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़ते हैं। ये तो पता चल गया कि एटम्स आपस में जुड़ते हैं, ये तो एंशिएंट टाइम में पता चल गया था, इनके जुड़ने से ही मैटर बनते हैं। और 18th सेंचुरी में ये भी पता चल गया था कि एलिमेंट जो होते हैं वो अलग तरह के एटम्स से मिलकर बनते हैं, और कंपाउंड जो है वो अलग तरह के एटम्स से मिलकर बनते हैं, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया नियम, एटम्स के जुड़ने का नियम बताया, एटम्स कैसे जुड़ते हैं। तो इनकी जो थ्योरी दी गई, या इन्होंने जो लॉ बताया, उसको बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स जो है कैसे कंबाइन करते हैं, वो थ्योरी इन्होंने दी, उनका नियम बताया इन्होंने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहां पे वर्ड यूज है केमिकल, फिजिकल, और यहां पे ये समझना जरूरी है केमिकल और फिजिकल में क्या डिफरेंस। देखो, एक होता है फिजिकल किसी चीज को जोड़ना फिजिकली, एक होता है केमिकल किसी चीज का जुड़ना। तो ये जान लो थोड़ा सा, वैसे तो आप 8th में 7th में पढ़ चुके हो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। देखो, फिजिकली जब कोई चीज मिलती है ना, तो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने वाटर के अंदर नमक मिला दिया, आपने वाटर के अंदर चलो चीनी मिला दी, साल्ट मिला दिया, शुगर मिला दी, कुछ मिला दिया, आपने शुगर मिला दी, तो ये पानी में चीनी घुल गई, लेकिन आपको चीनी दोबारा चाहिए,
अब आपको चीनी नजर नहीं आ रही है, चीनी घुल करके पानी में और एक सिरप बन गया, ठीक है, एक सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर आपको चीनी वापस चाहिए तो आप इस पानी को उबाल दीजिए दोबारा से, पानी स्टीम बन के उठ जाएगा, चीनी नीचे बीकर में रह जाएगी या चीनी नीचे कंटेनर में रह जाएगी। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है उनको फिजिकल चेंज कहते हैं। उबालने से, गर्म करके, पिछोड़ करके, पिकिंग के द्वारा, छांट करके, फूंक मार करके, मैग्नेट से, चुंबक से, अगर हम चीजों जैसे मान लो मिट्टी के अंदर या फिर बहुत सारे तरह के मेटल्स हैं, लोहा है, तांबा है, कॉपर है, मिक्स हो गए सब। अब मिक्स हो गए तो हमने खाली लोहे को अलग करना है, मिक्स हो गए, सारे कंबाइन हो गए, तो मिक्स हो गए तो इसमें लोहा चाहिए, तो हम चुंबक से लोहे को अलग निकाल सकते हैं। तो इस तरह के से तो चीजें जुड़ती हैं। लेकिन ऐसी चीजें जब जुड़ती है ना जिनको हम दोबारा से निकाल सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, उनको हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में जैसे कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गई भाई और बन गया क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम कोयले को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कोयला क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। क्या अब मैं तुमको कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छान करके, उबाल करके, पिछोड़ करके या चुंबक से कार्बन को अलग करो, ऑक्सीजन को अलग करो, क्या तुम किसी फिजिकल प्रोसेस से क्या इसको वापस रिवर्स किया जा सकता है? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा सा चाइल्ड है, ठीक है, छोटा बच्चा है और वो धीरे धीरे 10 साल के बाद एडल्ट बन जाता है, तो क्या तुम दोबारा उस एडल्ट को चाइल्ड बना सकते हो, बेबी बना सकते हो? तो इस तरह के जो केमिकल चेंजेस होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता उनको हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, और जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है उनको अलग किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। तो ये है डिफरेंस फिजिकल में और केमिकल में। ये तो आप पढ़ चुके हैं वैसे 7th में और 8th में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो लेवोइजियर है ना, इन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि जब एटम्स जुड़ते हैं, अब यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया केमिकली कॉम्बिनेशन जब होता है, केमिकली जब एटम्स जुड़ते हैं वो वाली बात। तो इन्होंने बताया कि जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं, जैसे मान लो कि ये एक एटम है और दूसरा ये एक एटम है, इसको नहीं लेते हैं हम, H2 का उदाहरण लेंगे। मान लो कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमें एक नया केमिकल प्राप्त होता है, ठीक है, दो चीजें जुड़ करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जितना वजन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इधर लेते हो एक तराजू में, दोनों तरफ तराजू लगा दो भाई, चलो यहां पर मैंने एक तराजू में इनको ले लिया, ठीक है, ये मैंने इनको एक तराजू में ले लिया और इसको मैंने अब तोलना है, ये भाई हमारा तराजू है, ठीक है। इनका वजन किया, मुझे पता चला कि एक हाइड्रोजन 1 ग्राम मान लो हाइड्रोजन है और 1 ग्राम मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, इस एरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो सब्सटेंस है इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। तो हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों को रिएक्शन कराया, कॉम्बिनेशन कराया। तो जब ये कंबाइन हो गया तो एरो के राइट साइड में एक हमें नया चीज मिली, नया जो है सब्सटेंस मिला। इस राइट हैंड साइड वाले सब्सटेंस को इक्वेशन में बोला जाता है प्रोडक्ट। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? हाइड्रोक्साइड। क्या मिला? हाइड्रोक्साइड मिल गया भाई हमें। अब देखो लेवोइजियर ने क्या किया, इन दोनों का वजन करके देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी थे एटम्स उनका वजन किया तो उनको पता चला 1 + 1 = 2 ग्राम था। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना था? 2 ग्राम। फिर उन्होंने इस जो प्रोडक्ट को भी वजन करके देखा जो यहां प्राप्त हुआ, तो इसको भी उन्होंने वजन किया ऐसे, ठीक है, लो भी इसको भी तोल दिया। तोलने के बाद उन्होंने क्या पाया, ये भी 2 ग्राम का ही था, यानी कि मास में कोई डिफरेंस नहीं आया। जो मास इन दोनों का था, दोनों जुड़ गए तो दोनों के जुड़ने पे जितना मास इधर था उतना ही मास इधर भी है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो लोगों को एक बात समझ में आई कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं, when 2 or more atoms combine together, then the mass remains the same. तो mass remains the same। इसी बात को उन्होंने लॉ के रूप में जो है लोगों को समझाया रिटन फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं नंबर 1, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या एक्सप्लेन करता है?
कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी कि किसी भी चीज का वजन, धरती में जितनी भी चीजें हैं, हम उनके वजन को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप लकड़ी को जला दो, आप कहोगे सर ऐसा कैसे? हमने पानी, 1 लीटर पानी को गर्म किया, ठीक है, 1 लीटर पानी को गर्म किया तो वो तो भाप बनकर उठ गया, वजन खत्म। बेटे, पानी को आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है। 1 लीटर पानी अब 1 लीटर भाप में कन्वर्ट हो गया। अगर उन सारी भाप को आप इकट्ठा कर लोगे दोबारा से, स्टीम को, और फिर वजन कर लेना, तो वो भी 1 लीटर ही तो होगी। तो इस प्रकार से वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वजन रिमेन्स सेम, मास रिमेन्स देयर। तो इसी को बोलते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हो गई थ्योरी। तो क्या थ्योरी है? लॉ तो हो गया। ये लॉ क्या है? लॉ कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये क्या कहता है कि जब कोई भी 2 रिएक्टेंट्स या 2 एटम्स आपस में जुड़ते हैं या 3 एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया चीज बनाते हैं। तो दोनों का जो वजन होगा वो सेम होगा, इधर का वजन भी और इधर का वजन भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहे रिएक्शंस में कोई चीज जुड़ रही हो, चाहे कोई चीज टूट रही हो, सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर के जब कॉम्प्लेक्स या बड़े सब्सटेंस बना रहे होते हैं, या बड़े सब्सटेंसेस टूट करके सिंपलर सब्सटेंस बन रहे होते हैं, दोनों ही केस में वजन बराबर रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये बात किसने बताई? एंटोनी एल लेवोजियर ने। और इनके एक दोस्त भी थे, प्रोस्ट, उनका नाम था प्रोस्ट। देखिए, दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। तो लेवोजियर और प्रोस्ट, इन दोनों ने इस थ्योरी को, लेकिन चूंकि लेवोजियर सीनियर थे इसलिए उनका नाम ज्यादा चलता है। दूसरा उन्होंने एक और नियम दिया। एक नियम तो उन्होंने ये बता दिया कि वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो भी आप बना रहे हो, सपोज आप लैब में अपनी मैडम को बोलते हो कि मैडम हमें ये H2O क्या होता है बेटा? H2O होता है वाटर। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। तो आपके स्टूडेंट्स ने बोला या आपने मैडम को बोला क्लास लैब में कि मैम हमें ना H2O बनाना है, हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है पानी का। तो मैडम क्या बोलेगी? ठीक है बेटे बनाओ। तो आप पूछेंगे कि मैडम कितना हाइड्रोजन लूं, कितना ऑक्सीजन लूं? तो मैडम बोलेगी बेटा देखो, अगर तुम पानी का ये H2O का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है 2 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको 2 पार्टिकल हाइड्रोजन के लेने हैं और 1 पार्टिकल आपको ऑक्सीजन का लेना है, तब जाकर के आप बना पाएंगे H2O मॉलिक्यूल। आपने बोला कि मैडम लेकिन हमारी लैब में तो दो पार्टिकल तो नहीं है। चलो मान लो, सोच लो ऐसा, आपकी लैब में 2 पार्टिकल नहीं है मैडम, हमारे पास सिर्फ 1 ही पार्टिकल है। तो मैडम बोलेंगे सॉरी बेटे, आज हम लोग मॉलिक्यूल पानी का नहीं बना पाएंगे। तो फिर बच्चे बोलेंगे फिर मैडम हम क्या बनाएं, आप हमारे पास 1 H है 1 ऑक्सीजन है। तो मैडम बोलेगी कोई बात नहीं, इसको आप रिएक्शन करा के देखो क्या बनता है। तो आपने उसको रिएक्शन कराया, कंबिनेशन कराया उसका, आपको मिल गया OH। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जैसे ही हमने इन रिएक्टेंट्स का प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, पहले 2:1 के रेशियो में थे, 2 हाइड्रोजन था 1 ऑक्सीजन, तो बनता क्या? H2O। लेकिन अब हमारा प्रोपोर्शन चेंज हो गया, 1 हाइड्रोजन है और उसके प्रोपोर्शन में 1 ही ऑक्सीजन का पार्टिकल है। तो अब वाटर का तो हम नहीं बना पाएंगे मॉलिक्यूल, तो अलग मॉलिक्यूल बनेगा, अलग जो है कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर तुम किसी भी कंपाउंड को बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक निश्चित प्रोपोर्शन में ही आपको एलिमेंट्स के एटम्स को लेना होगा। अगर आपने प्रोपोर्शन को चेंज कर दिया तो फिर वो वाला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा या कंपाउंड नहीं बनेगा जो आप बनाना चाहते हो। इस प्रकार हर कंपाउंड का बनाने का अपना एक निश्चित प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये वाला जो लॉ है इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दूसरा लॉ ये भी लेवोजियर ने और प्रोस्ट ने दिया, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपने कोई भी एक मॉलिक्यूल आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो प्रोपोर्शन होगा वो जिन एलिमेंट से ये मिलके बनेगा उनका जो प्रोपोर्शन होगा, अनुपात होगा, वो एक निश्चित अनुपात में ही लेने पड़ेंगे। यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा, तभी H2O बनेगा। अगर प्रोपोर्शन को चेंज कर दिया तो फिर तीसरा लॉ लग जाएगा। तीसरा लॉ एक और होता है जो कि यहां पे आपकी बुक में एक्सप्लेन नहीं कर रखा शायद, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये भी एक लॉ है और ये इसी लॉ से बना है, लेवोजियर के इसी लॉ से ये लॉ भी बना है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो लेवोजियर ने दिया, फिर इसी को अगर हम उल्टा स्टडी करें, उल्टा करके कि क्या होगा अगर हमने प्रोपोर्शन को चेंज कर दिया, तो अगर आपने वेरिएबल कर दिया, प्रोपोर्शन को बदल दिया, तो फिर हमें अलग केमिकल फॉर्मूला मिलेगा, अलग मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे यहां पर हमने 2H और 1O लिया था तो H2O, तो ये तो डिफाइन करता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले चीज को। इसको दूसरे तरीके स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? अगर आप हर बार प्रोपोर्शन को चेंज कर दोगे, पहले 2H प्लस O लिया था तो बन गया था H2O, अब की बार हमने क्या कर दिया, हमने 1H लिया और 1O, तो अब बन गया OH। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने एक कार्बन लिया और 2 ऑक्सीजन के एटम लिए, तो फिर ये बन जाएगा क्या, CO2। लेकिन अगर आपने एक ही कार्बन और एक ही ऑक्सीजन का एटम लिया तो फिर ये बन जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों अलग हो गए। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शन बदल दिया हमने। तो इस तरीके के ये लॉ जो है लेवोजियर ने एक्सप्लेन किए। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टडी किया आपके बुक के पहले ही जो चैप्टर नंबर 3 है उसके पहले ही पेज पे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या थ्योरी दी, क्या पोस्टुलेट दिया या क्या इन्होंने फिलोसफी दी, लेकिन वो लोग उसको एविडेंस के एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर जाकर के उसको प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए उनकी बात जो है हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन उनको आइडिया उस टाइम पे भी था, एंशिएंट टाइम में भी। फिर 18th सेंचुरी में लेवोजियर ने सबसे पहले ही लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो, सबसे पहले फाउंडेशन केमिकल कॉम्बिनेशंस की जो थ्योरी है, सबसे पहले उसको किसने दिया? एंटोनी एल लेवोजियर और प्रोस्ट ने। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु गेव द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स, तो लेवोजियर एंड प्रोस्ट। और ये उन्होंने 2 लॉ बनाए कि भाई मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा निश्चित प्रोपोर्शन में लेने पड़ेंगे तभी वो कोई कंपाउंड बन सकता है, नहीं तो अगर चेंज कर दोगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इन 4-5 हमारे इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि हम 18th सेंचुरी में आते आते किस तरीके से अब सीरियसली जो है केमिस्ट्री को स्टडी करने शुरू कर चुके हैं। अब ये जो सारी बातें, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं दुनिया में, एटम्स को स्टडी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन को स्टडी कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इनको पर्टिकुलर जो है ना सही तरीके से थ्योरी में कौन लिखेगा, इनको सही तरीके से कौन एक्सप्लेन करेगा? तो ऐसे में 1808 में एक इंग्लिश केमिस्ट होंगे जॉन डाल्टन। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे जॉन डाल्टन की क्या थ्योरी थी और इन सारी बातों को उन्होंने अपने तरीके से पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं और पढ़ते हैं डाल्टन के बारे में। थैंक यू सो मच।